गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सर अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभ उठाए होंगे। इस बार मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वह बायोलॉजी विषय से संबंधित है। क्लास 10th के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी विषय का अंतिम चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत ये चैप्टर जो है पहले फिजिक्स में था, लेकिन इस बार जो है बायोलॉजी में है। कभी कभी इसको फिजिक्स में रख देता है। पुराना सिलेबस में फिजिक्स में था, लेकिन न्यू सिलेबस में बायोलॉजी में आ गया है। इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में हम जानते हैं कि इस बार जो क्लास 10th की जैक बोर्ड द्वारा परीक्षा होने वाली है वह दो पार्ट में होगी, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, फिर बाद में सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं ऊर्जा के स्रोत। ये जो है आपका बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है, तो इसका आंसर होगा सूर्य। दूसरा नंबर आते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, उत्तम ऊर्जा के स्रोत के कार्य करने की दर होती है। तो जो ऊर्जा का स्रोत उत्तम होता है उसके कार्य करने की दर अधिक होती है। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर आएंगे। हम अपने भोजन को गर्म करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग आसानी से करते हैं। तो हम जानते हैं कि भोजन को जब गर्म करना हो तो वैसा ऊर्जा का उपयोग चाहिए हमको जो आसानी से तुरंत उपयोग किया जा सके। इसके लिए हम लोग प्रायः LPG का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पौधे तथा जंतुओं के प्राप्त अवशेष के अपघटित होने से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पौधे और जंतु के अपघटन से जो ईंधन प्राप्त होता है इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, पौधों के अपघटन द्वारा किस ईंधन का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि पौधा जब अपघटित होता है उच्च ताप और दाब पर तो करोड़ों वर्षों के बाद कोयला का निर्माण होता है, जो कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। सातवां प्रश्न की ओर आएंगे, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जो है आपका जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे अधिक किसके द्वारा होती है। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा होती है। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं कोयला के द्वारा। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन को जलाने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो पर्यावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, तो ये सब प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधनों को जलाकर विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम ताप विद्युत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नदियों के बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जब नदी में बहता हुआ जल रहता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नदियों में बांध बनाकर संचित जल किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो जब नदी में बांध बनाकर हम लोग जल को जमा कर लेते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं, जब नदियों में बांध बनाकर संचित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम जल विद्युत के नाम से जानते हैं। तो जल विद्युत में क्या होता है, नदी में बांध बनाकर जल को जमा कर लेंगे, जल को ऊंचा स्थान से टरबाइन पर गिराएंगे जिससे कि टरबाइन घूमेगा और हमें बिजली प्राप्त होगी। अब हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा।
पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन तर्क का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो पवन ऊर्जा का उपयोग हम करेंगे तो पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसमें डेनमार्क होगा जो पवनों का देश है। भारत में किस स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है, यहाँ पर पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर 1 सेकंड में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आपतित सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो 1 सेकंड में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा सौर ऊर्जा आपतित होती है इसको सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, सौर सेल का निर्माण किस तत्व के द्वारा किया जाता है। तो सौर सेल के निर्माण में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। तो हम जानते हैं कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न, एक सौर सेल द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि एक सौर सेल द्वारा लगभग 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, सौर कुकर के निर्माण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर के निर्माण में हम लोग जो हैं अवतल दर्पण या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के जल में क्या उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र की जल के सतह से 2 किलोमीटर की गहराई तक जाने में ताप में कितनी वृद्धि होती है। तो हम जानते हैं कि जब समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो ताप में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के भीतर ऊष्मा के रूप में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के भीतर से गर्म जल लगातार बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं गर्म चश्मा। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी तरह से अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम ताप नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। भारी तत्व के नाभिक द्वारा टूटकर हल्के तत्व के नाभिक का निर्माण क्या कहलाता है। तो हम लोग इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत का नाम बताएं। इसमें आप हाइड्रोजन उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों का उपयोग कब नहीं किया जाता है। तो हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों का उपयोग हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं और बादल वाले दिन में भी नहीं कर सकते हैं। दिन में बादल छाया रहेगा तो कैसे उपयोग होगा। तो अगला प्रश्न आते हैं, जैव मात्रा तथा सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त ऊर्जा का रूप कौन नहीं है। मतलब सौर ऊर्जा का रूप निम्नलिखित में से कौन नहीं है, या जैव मात्रा, दोनों से। मतलब इसमें 2 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का रूप नहीं है। तो इसका भी आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आवे कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं है, तो ये भी इसका भी आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन है। तो नवीकरणीय स्रोत जिसको हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीएनजी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग मुख्य रूप से ईंधन में किया जाता है और मोटर वाहनों को चलाने में। इसके आगे इसमें एक प्रश्न और है जिसमें हम देखेंगे सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित रहती है। सीएनजी में मीथेन गैस उपस्थित रहती है। एक और प्रश्न है इसमें कि जैव गैस का संघटक क्या है। तो जैव गैस मतलब गोबर गैस। गोबर गैस को जैव गैस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 75% मीथेन पाया जाता है। इसके आगे हाइड्रोजन सल्फाइड और अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित रहता है। तो इस तरीक़ा से इस चैप्टर में जो है ये महत्वपूर्ण 1 अंक स्तरीय प्रश्न है।
यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 1 अंक के चैप्टर मतलब 1 अंक के सभी प्रश्न इस चैप्टर से पकड़ में आ जाएंगे। आप इन्हें याद करें, बार बार सुनें और पढ़ें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अंत में मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि यदि मेरे चैनल से आपको कुछ लाभ हो रहा है पढ़ाई में तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं पुनः अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।